आज हम लोग इस क्लास में रोमांटिक एज की एक बहुत महान कवि, ग्रेटेस्ट कवि मान सकते हो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ रोमांटिक एज पर्सी बीसी शेली के बारे में पढ़ते हैं। और ये क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी यूजफुल होने वाली है, बहुत हेल्पफुल आपके लिए होगी। इस क्लास में हम पर्सी बीसी शेली की लाइफ के बारे में बाकायदा बहुत अच्छे से हम लोग जो है चर्चा करेंगे और एक और समझेंगे, इनके विचारों को समझेंगे कि इनके विचार कैसे थे, इस सब चीज़ों के बारे में भी समझेंगे। तो पर्सी बीसी शेली का को हम शॉर्ट में पीवी शेली भी कहते हैं, मतलब अधिकतर हम इसको पीवी शेली के नाम से ही जानते हैं। पीवी शेली का पूरा नाम था पी से पर्सी, बी से बीसी और शेली, पर्सी बीसी शेली। इनका जन्म 4 अगस्त 1792 में इंग्लैंड के फील्ड प्लेस हॉर्सेन सुसेक्स में हुआ था। ठीक है, सुसेक्स जैसे स्टेट वगैरह होता है वैसी जगह है सुसेक्स, वहाँ पर हॉर्सेन डिस्ट्रिक्ट और फील्ड प्लेस जगह का नाम है। ठीक है ना, तो ये जो है यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था तिमोथी शेली। तिमोथी शेली जो कि व्हिग पार्टी, वहाँ पर दो पार्टी हुआ करती थी, व्हिग पार्टी और टॉरी पार्टी। तो ये व्हिग पार्टी से 2 बार एमपी भी रह चुके थे। एमपी का मतलब है सांसद, जैसे अपने यहाँ लोगों के यहाँ इंडिया में सांसद होते हैं जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, एमपी, वैसे इनके पिता वहाँ से हॉर्सेन से 2 बार व्हिग पार्टी के सांसद भी रहे। मतलब इससे कंफर्म होता है कि इनका परिवार जो है आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकल रूप से और पॉलिटिकल रूप से एक सशक्त परिवार था। ठीक है, मतलब इस परिवार की काफ़ी अच्छे सम्मान रहा होगा। भाई जो व्यक्ति एमपी बन चुका है, इतना बड़े करियर ले चुका है, तो काफ़ी अच्छा उनका माहौल उड़ा होगा। राजनीतिक उत्सुक भी बहुत बढ़िया था क्योंकि वहाँ पर राजतंत्र है, राजा रानी की व्यवस्था है, तो इसलिए जो है वहाँ पर आप जानते हैं कि एरिस्टोक्रेसी का काफ़ी था। ठीक है ना, तो आप जान रहे हैं कि इन सारी चीज़ों के होते हुए जो है वहाँ पर राजतंत्र है, डेमोक्रेसी थी नहीं, तो राजा के मतलब राजा के अंदर भी व्हिग पार्टी के एमपी वगैरह हुआ करते थे। तो मतलब आप जान रहे हैं ना, ये लोग तो राजतंत्र के सपोर्टर थे। और इनकी माँ का नाम एलिजाबेथ पिलफील्ड था। एलिजाबेथ पिलफील्ड जो है एक बहुत बड़े लैंड ऑनर की लड़की थी। तो मतलब इस तरीके से एक पर्सी बीसी शेली जो है, इससे कंफर्म हो रहा है कि पर्सी बीसी शेली एक बहुत ही संपन्न परिवार से बिलोंग किया करते थे। पर्सी बीसी शेली जो है, पीवी शेली, ये अपने परिवार के एल्डेस्ट सन थे, मतलब अपने भाई बहनों में ये सबसे बड़े थे। इनका जन्म आप जान रहे हैं कि 4 अगस्त 1792 में इनका जन्म हुआ। तो उसके बाद इनकी जब शिक्षा व्यवस्था की बात आती है तो इनकी शिक्षा व्यवस्था शुरुआत होती है 1802 में, जहाँ पे इनको सियाउन हाउस अकेडमी में इनका एडमिशन करवाया जाता है। सियाउन हाउस अकेडमी में इनका एडमिशन करवाया जाता है, मतलब ये शुरुआती शिक्षा के लिए, प्राइमरी लेवल की शिक्षा के लिए इनका एडमिशन यहाँ पर करवाया जाता है। ये सब स्कूल जो है उस समय इन सब स्कूलों में वहाँ के बहुत जो रसूखदार व्यक्ति होते थे, बहुत जो रॉयल व्यक्ति होते, बहुत धनी व्यक्ति होते थे, उन लोगों में बच्चे इन स्कूलों में पढ़ने के लिए आया करते थे। क्योंकि भाई परिवार में कोई कमी थी नहीं, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, तो जाहिर सी बात है अपने बच्चे को इन्होंने, तिमोथी शेली ने अपने पहले बच्चे पर्सी बीसी शेली को पढ़ाने के लिए तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था की कि हमारा बच्चा पढ़े, किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। उसके बाद 1802 तक यहाँ पढ़े, फिर उसके बाद 2 साल पढ़ने के बाद 1804 में जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं, 2 साल में थोड़ा ठीक हो जाते हैं, नर्सरी लेवल का कंप्लीट हो जाता है, तो इनको वहाँ के जो फेमस स्कूल हैं एटल कॉलेज में इनका एडमिशन करा दिया जाता है। एटल कॉलेज में इनका एडमिशन करवा दिया जाता है। ठीक है ना, ये जो है एटल कॉलेज में पढ़ते हैं। एटल कॉलेज मतलब बहुत वीआईपी कॉलेजों में से गिनती होती है। मतलब आप ये जान लीजिए कि एटल कॉलेज की कंडीशन आप इससे आप वैल्यू लगा सकते हैं कि थॉमस हार्डी के पिता माता जो है उन लोगों की एक इच्छा हुआ करती थी। थॉमस हार्डी के पिता माता की इच्छा थी, सपना था कि हम अपने बच्चे का जन्म नाम जो है एडमिशन जो है एटल कॉलेज में करवाते हैं।
लेकिन उनकी आर्थिक कंडीशन ठीक ना होने की वजह से उनके लिए ये सपना सपना रह गया, ड्रीम रह गया। लेकिन पर्सी बीसी शैली की इतनी बढ़िया व्यवस्था थी कि इन लोगों ने क्या किया कि तुरंत अपने बच्चों का नाम एटन कॉलेज में लिखवाया। ठीक है, इसके बाद एटन कॉलेज में पढ़ने के बाद इनका नाम जो है 1810 में इनको जो है इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हो जाता है। पढ़ाई लिखाई की सारी व्यवस्था अच्छी थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हो जाता है। ठीक है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उस समय के डीन जो थे, जब जो डीन थे, डीन मतलब जिसे पर्याप्त उत्पत्ति बोला जाता है, चांसलर, वाइस चांसलर जो है आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो है, इनका नाम था जॉर्ज राउले। ठीक है ना, इस चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है ना, जॉर्ज राउले का इनका एडमिशन यहाँ पर करवा दिया जाता है। ठीक है, जब यहाँ पर जॉर्ज राउले का एडमिशन करवा दिया जाता है, इनका एडमिशन करवा दिया जाता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, साल भर पढ़ते हैं, लेकिन होता तो वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। हम लाख जो भी इच्छा हो, हमारे माँ बाप की जो इच्छा हो, वो इच्छाएं काम नहीं करती हैं। काम क्या करता है, जो ऊपर वाले ने किस्मत में लिख दिया है। तो वही चीज इनके पर्सी बीसी शैली, पीवी शैली के साथ होता है। इनके पिता माता ने तो इनको बहुत बढ़िया शिक्षा की व्यवस्था की कि भाई बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे, बहुत अच्छा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो भी रहा हो इनका सपना। हालांकि हम तो ये तो जानते हैं कि तिमोथी शैली ने कभी एक चीज नहीं सोचा होगा कि जो पीवी शैली के साथ हुआ, पीवी शैली के साथ जो हुआ है, वो चीजें तो कतई हम ये मानते हैं कि इन्होंने कभी भी एक चीज नहीं सोचा हो कि हमारे लड़के के साथ ऐसा होगा। ठीक है, तो क्या होता है इनके साथ, देखते हैं। यहाँ पे इनके दोस्त बन जाते हैं, इनके फ्रेंड बन जाते हैं थॉमस जेफरसन हॉल। थॉमस जेफरसन हॉल इनके यहाँ पे इनके फ्रेंड बन जाते हैं। ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ते रहते हैं, तभी इनका जो है ये लोग जो है, ठीक है, ये पढ़ते रहते हैं। पढ़ते इन लोग जो है विचार है इन लोगों को क्या, इन्होंने एक पंफलेट छापते हैं। ये क्या करते हैं, एक पंफलेट पब्लिश करवाते हैं। उस पंफलेट का नाम होता है द नेसेसिटी ऑफ एंथिसिस। देखिए क्या होता है, एक पोएट थे, एक दार्शनिक है डेविड ह्यूम। तो अब पहले क्या करते हैं, पर्सी बीसी शैली के बारे में काफी अच्छे से समझ लेते हैं, तो भी इनके बारे में को पढ़ने में काफी मजा आएगा। क्योंकि जब तक व्यक्ति के क्या है कि व्यक्ति के विचारों को हम नहीं समझते हैं, जब तक उनकी लाइफ और उनके बारे में को थोड़ा कुछ कम समझ आता है। तो पर्सी बीसी शैली जो थे एक क्रांतिकारी विचार व्यक्ति थे, रिवोल्यूशनरी व्यक्ति थे। इस समाज के हर रूप में, समाज के हर रूप में, ये चाहे धार्मिक रूप हो, चाहे पॉलिटिकल रूप हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, ये जो है विद्रोही स्वभाव व्यक्ति, रिवोल्यूशनरी व्यक्ति थे। इनको पॉलिटिक्स में राजतंत्र बिल्कुल नहीं पसंद था। ये राजा रानी की किसी की व्यवस्था को नहीं मानना चाहते थे। ये चाहते थे कि वहां पर डेमोक्रेसी की व्यवस्था हो, जनता एकदम आजाद रहे, किसी प्रकार का कोई बंधन उनके ऊपर ना रहे। तो पहली चीज तो है कि वहां पर क्या है कि राजतंत्र की व्यवस्था थी। तो राजतंत्र होने की वजह से इन पर जो है गवर्नमेंट का जो है विरोध हो गया। भाई आप वहाँ के क्वीन का विरोध कर रहे हो, वहाँ के किंग का विरोध कर रहे हो कि भाई यहाँ पर ये सब व्यवस्था है, इनको काफी उल्टा सीधा आप अपने विचार में लिख रहे हो। पहली चीज आपसे वहाँ की गवर्नमेंट आपसे पूछ टूटती है। दूसरी व्यवस्था क्या है, दूसरी चीजें क्या है कि ये जो है एक गॉड को नहीं मानते थे। ये थोड़ा क्या है कि नास्तिक स्वभाव के व्यक्ति थे, एक ईश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति नहीं थे। इनके मतलब, इनके कहने का मतलब था कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता इस दुनिया में नहीं है।
दूसरी व्यवस्था, इससे क्या हुआ कि लोग पब्लिक भी इनसे खिलाफ हो रही है, इनसे पब्लिक भी खिलाफ हो रही है कि उल्टा सीधा भाई गॉड को ही नहीं मानते हैं। तीसरी व्यवस्था इनकी क्या है कि तीसरी जो है, जो शादी विवाह जो पारिवारिक बंधन होते हैं उसको भी नहीं मानते थे। इनका जो था एक आजाद स्वभाव के व्यक्ति थे, हर जगह आजादी चाहते थे। एक व्यक्ति को ये चाहते थे कि व्यक्ति जो है बिल्कुल आजाद रहे, किसी प्रकार से किसी कोई बंधन उसके ऊपर ना रहे। काफी आपने पढ़ा होगा इनकी टू द वेस्ट विंड के बारे में पढ़ा होगा, उसमें इन्होंने कितना बढ़िया वगैरह बताया कि काश हम भी एकदम बंधन में पड़े हुए हैं, रहा रहे हैं। हाँ, ऐसे इन्होंने काफी जिक्र किया है इसके बारे में। तो ये इनके विचार थे, ना ये पारिवारिक बंधन मानते थे, ना शादी विवाह किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं मानते, मतलब एकदम स्वच्छंद स्वभाव में थे। ना चर्च पे में इनको कोई इंटरेस्ट था, ना गॉड में कोई इंटरेस्ट था, ना इनको राजतंत्र में किसी प्रकार की डेमोक्रेसी चाहते थे। तो इस तरह जो है इस नेचर के व्यक्ति थे। तो इन्होंने क्या किया कि जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो इन्होंने 1811 में इन्होंने एक पम्फलेट जो है पब्लिश करवाया। उस पम्फलेट का नाम था द नेसेसिटी ऑफ एंथिसिस, और उसमें इनके सहयोगी थे थॉमस जेफरसन हॉल। ये पब्लिश होता है, ये पब्लिश होने का मतलब है कि इनका कहने का मतलब इस पम्फलेट में था कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता इस दुनिया में नहीं है। इन्होंने ईश्वर का, गॉड के अस्तित्व को ही नकार दिया कि गॉड नाम की कोई चीज है। होता है बवाल, चारों तरफ बवाल बन जाता है, किसने छापा। जॉर्ज डाउले डीन थे, क्योंकि भाई ये साधारण घर के बच्चे थे। एक थिमोथी सेली के बच्चे थे, थिमोथी सेली जो कि व्हीग पार्टी के एमपी थे, सांसद के एक बच्चे हैं, राजनीतिक रसूख है। तो राजनीतिक रसूख होने की वजह से इनको क्या हुआ कि इनको पीवी सेली को डीन जॉर्ज डाउले ने ऑफिस में बुलाते हैं, और ऑफिस में बुलाते हैं और इनसे बात करते हैं, कहते हैं कि आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि आप इसको जो पम्फलेट छपा हुआ है, इस पम्फलेट के बारे में आप कह दो कि इसको मैंने नहीं छपा है, मैंने प्रिंट नहीं करवाया है। लेकिन पीवी सेली तो भाई पीवी सेली ही है। इन्होंने कहा नहीं, इसको मैंने ही छापा है, इसमें जो विचार है वो सारे विचार मेरे खुद के विचार हैं। तो भाई ठीक है, जब आपके विचार हैं, जब आप अपना गुनाह स्वीकार कर रहे हो, तो इनको क्या होता है, इनको 25 मार्च 1811 को इनको क्या करते हैं, इनको यहाँ से यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया जाता है। एक्सपेल आप समझ रहे हैं ना? एक्सपेल का मतलब है कि इनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। कोई इनकी पढ़ाई व्यवस्था, इनकी शिक्षा व्यवस्था यहीं से ठप हो जाती है, व्यवस्था इनकी ठप हो जाती है। परिवार में भी काफी विरोध हुआ इस बात को लेकर कि आपने ऐसे क्या कर दिया, तुमने ऐसा किया है। तिमोथी इसलिए भी काफी नाराज हुए, राजनीतिक भी प्रेशर बन रहा था। भाई इन्होंने भाई आप गॉड के ईश्वर को ही कर दोगे, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी है वहाँ पर कितनी। अब आपने वहाँ चर्च की व्यवस्था को भी मना कर दिया कि भाई सब व्यवस्था गड़बड़ है, ठीक है। तो इस तरह जो है इनके साथ एक चीज होती है। आगे चल रहे हैं, आगे ठीक है ना, ये तो बात। अब उसके बाद पहला तो गुनाह इन्होंने किया, ठीक है। गुनाह क्या, जो समाज की नजर में गुनाह है, जो सोसाइटी की नजर में गुनाह है, तो पहला चीज तो इन्होंने किया कि नेसेसिटी ऑफ एंथिसिस में की वजह से इन्होंने गॉड के अस्तित्व को निकाल दिया। दूसरा काम क्या करते हैं वहां से, एक कहते हैं कि 28 अगस्त 1811 में, मुश्किल से 5 महीने के बाद, 5 महीने के बाद क्या करते हैं, एक हैरियट वेस्टब्रूक के साथ क्या करते हैं, एक जो है शादी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मैरिज कर लेते हैं। और वो मैरिज भी कैसी होती है, मैरिज होती है जो कि इनके परिवार के हिसाब से, परिवार के स्वभाव के हिसाब, परिवार के हिसाब से जो इस लेवल का इनका परिवार था, उस लेवल के परिवार की ये नहीं थी।
इनके अपने पिता माता से अपोजिट होकर ये क्या कर लेते हैं, ये इनसे शादी कर लेते हैं। क्योंकि आपने आपको बताया ना कि इनका जो है जो मैरिज इंस्टीट्यूशन होती है, शादी विवाह का संबंध होता है, जो इनका वो है उन चीज़ों में मतलब परिवार में कर दे, जब शादी होती है तो शादी में क्या परिवार का लेवल देखा जाता है, भाई हम इस लेवल के हैं, ऐसे समाज में व्यवस्था शादी करना है, तो इनको तो इससे कोई मतलब था नहीं। इन्होंने क्या किया, हैरियट वेस्ट ब्रूक से शादी कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनके पिता भी एकदम नाराज हो जाते हैं और क्या होता है कि इनको अपना घर छोड़ना पड़ता है। अब तक तो इनके क्योंकि इनकी द नेसेसिटी ऑफ एंथेसिस की वजह से राजनीतिक में गवर्नमेंट भी इनकी दुश्मन बन चुकी थी, गवर्नमेंट भी इनको नहीं करना चाहती थी। ठीक है, चलते हैं आगे। इतना होने के बाद आगे चलते हैं। अब जो है हैरियट वेस्ट ब्रूक से शादी हो जाती है। हैरियट वेस्ट ब्रूक से शादी होती है तो 1830 में 23 जून 1830 में इनका सबसे पहले बच्चे का जन्म होता है। किसका पहले बच्चे का जन्म होता है, जो उसकी एक गर्ल्स होती है और उसका नाम होता है एलिजा। उस लड़की का नाम होता है एलिजा लेंथे, उसका नाम रखते हैं एलिजा लेंथे सेली। ये इनकी पहली डॉटर होती है। ठीक है ना, इनसे हैरियट वेस्ट ब्रूक से इनकी शादी होती है और 23 जून 1830 में एलिजा लेंथ सेली इनकी एक पहली लड़की का जन्म होता है। उसके बाद 30 नवंबर 1840 को एक दूसरा लड़का विलियम का जन्म हो जाता है। विलियम का जन्म हो जाता है, विलियम एक लड़के का जन्म हो जाता है। ठीक है, आगे आप एक चीज और भी जान लीजिए कि इनकी एक बहन थी, हैरियट की एक बहन थी, मतलब पीवी सेली की साली, जिसका नाम था एलिजा। एलिजा का संबंध बन जाता है हॉक से, जो इनके दोस्त थे थॉमस जेफरसन हॉक जो थे, उनसे इनका रिलेशन हो जाता है। ठीक है ना, इनकी बहन थी, उनसे हॉक का रिलेशन हो जाता है। भाई मैंने बताया ना, इनका शादी विवाह पारिवारिक कोई व्यवस्था थी नहीं, सब ठीक है, सरकारी व्यवस्था चली रही थी, हो जाता है। ठीक है ना, इसके बाद 30 नवंबर 1840 को उसके बाद क्या होता है कि एक जो इनके एक व्यक्ति थे गॉडविन, क्या नाम था, गॉडविन, एक पोएट थे गॉडविन। गॉडविन का जो है, गॉडविन की एक लाइब्रेरी भी चलती थी, गॉडविन की एक लाइब्रेरी भी थी। गॉडविन एक पोएट भी थी। गॉडविन की एक पोएट बुक है पॉलिटिकल जस्टिस। गॉडविन की, विलियम गॉडविन जो है, इनकी बुक थी पॉलिटिकल जस्टिस के विचार में क्या था कि समाज की जो राजनीतिक वहाँ की कैटेगरी थी, वहाँ उसके बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छे से लिखा था कि मतलब कैसे जो राजनीति में जो कमी थी, पॉलिटिक्स में जो कमी थी, उसके बारे में उन्होंने लिखा था। और सीबीसी से लेकर विचार पुस्तक से मिलते थे, काफ़ी कुछ मिलते थे। तो जिस पुस्तक को पढ़ने के लिए ये उनकी लाइब्रेरी में हमेशा अक्सर आया जाया करते थे। ठीक है ना, ये उनके यहाँ काफ़ी आते जाते रहते, और जाते जाते इनकी एक लड़की थी, विलियम गॉडविन की एक लड़की थी, जिसका नाम था मैरी वालस्टोन क्राफ्ट, जिनको हम मैरी सेली के नाम से जानते हैं, ये भी क्या थी, ये भी एक पोएट थी। ठीक है ना। अब देखिए पीवी सेली जो थे, एक जाते थे गॉडविन के यहाँ जाते थे, उनकी लाइब्रेरी में बुक पढ़ते थे, पॉलिटिकल जस्टिस भी बुक पढ़ते थे। ठीक है, आते जाते इनका काफ़ी अच्छा संबंध बन गया था। जब वहाँ पर जाते थे, उनकी डॉटर थी मैरी, जिनका नाम था मैरी वालस्टोन क्राफ्ट, लेकिन उनको हम शॉर्ट में मैरी सेली के नाम से जानते हैं। इनका काफ़ी अच्छे संबंध बन जाता है। तो क्या होता है भाई, एक होता क्या है,
वही होता है जो इनके विचार थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 28 जुलाई 1840 को मैरी सेली के साथ क्या करते थे, इलोप्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इलोप्ड हो जाते हैं। इलोप्ड का मतलब है भाग जाते हैं, भाग कर एक शादी कर लेते हैं। किसके साथ, मैरी सेली के साथ भाग जाते हैं। अब पहली पत्नी तो इनकी रहती है हैरियट वेस्ट, ठीक है, ये भी रहती है। लेकिन इनसे क्या होता है कि एक समाज, क्योंकि इनको परिवार से समाज की वजह से शादी नहीं की थी इन्होंने, तो वैसे ही शादी कर ली थी, जैसे चर्च वगैरह में वैसे कर लेते हैं, मंदिर वगैरह में जाकर कर लेते हैं, वैसे ही इनसे शादी की थी। और इसी के केवल कुछ महीने पहले इन्होंने जो है इनसे 1840 में हैरियट वेस्ट ब्रुक्स ने से इन्होंने शादी की थी। किससे, मतलब क्योंकि पहली बार जब शादी की थी तो पहली बार शादी में जब हैरियट वेस्ट ब्रुक्स से जब 28 अगस्त 1811 में शादी की थी, तब इनके परिवार, इन्होंने समाज के साथ नहीं शादी की। तो मतलब विवाद था कि लोग कहते थे कि बिना शादी के रह रहे हैं, मतलब समाज का जो दबाव था, उस समाज के दबाव को दूर करने के लिए जो लोग कहते थे कि इनके जो बच्चे हो गए हैं, विलियम है, एलिजाबेथ सेली है, ये सब क्या है, ये सब नाजायज औलाद है, भाई शादी नहीं हुई है, किसी ने देखा है शादी को। तो उस विवाद को सेटल करने के लिए, जो डिस्प्यूट था, उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए इन्होंने क्या किया, 1840 में दोबारा शादी कर ली। दोबारा से फिर शादी कर लेते हैं। और दोबारा से शादी कर लेते हैं तो ठीक है भाई, एक बार तो एवरेज से दोबारा शादी करके इन्होंने अपना विवाद सेटल कर लिया, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। लेकिन फिर क्या होता है कि 28 जुलाई 1840 को उनके साथ भाग जाते हैं। किसी साथ, मैरी सेली के साथ। और उस समय मैरी सेली जो है केवल कितनी उम्र की थी, केवल जो है मैरी सेली 16 इयर्स की हुआ करती थी। केवल मैरी सेली 16 साल की उम्र की थी जिस समय जो है ये पर्सी बीसी सेली के साथ पहले चली जाती है। ठीक है ना, इतनी बात आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब जब तक जो है क्या होता है कि इतनी उम्र तक, जब तक इनकी इतनी उम्र हो जाती है यहाँ पर 1840 तक में, इनको क्या होता है कि इनके ऊपर काफी, क्योंकि इनके स्वभाव की वजह से, इनके नेचर की वजह से, इन्होंने जो बुक वगैरह लिख रहे थे उन बुकों की वजह से इन पर जो है पॉलिटिकल दबाव भी काफी ज्यादा बनने लगा था। और जिस दबाव की वजह से इनको क्या हुआ, इनको जो है देश को छोड़ना पड़ा। इनको क्या हुआ, देश को छोड़ना पड़ा। हालांकि इनकी जो पत्नी थी, जो पहली पत्नी थी हैरियट वेस्ट ब्रुक, उनकी जो है फर्स्ट वाइफ जो थी इनकी, फर्स्ट वाइफ जो थी इनकी, उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ हो जाती है भाई, ये उनके साथ तो रहते नहीं, अब तो ये मैरी सेली के साथ रहने लगे थे। तो ठीक है, जो भी रहा उनका प्रॉब्लम, ठीक है ना, जितना सब मिलता है। तो कहते हैं कि एक जो है एक लेक सर्पेंटाइन थी, लेक सर्पेंटाइन, इसमें जो है एक ड्राउन होकर, मतलब डूब कर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। इसकी हैरियट वेस्ट ब्रुक की यहाँ लेक सर्पेंटाइन में डूबने से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इतना मृत्यु हो जाती है, एक चीज आपको ठीक है समझ में आया होगा कि मैरी सेली के साथ अब ये रहने लगे। मैरी सेली को भी दे देते हैं। अब देखिए, मैं जब ये अभी क्या होता है कि इनको जो है भागना पड़ता है। ये भाग के जो है कहाँ चले जाते हैं, रोम। ये भाग के कहाँ चले जाते हैं, ये इटली चले जाते। इनको जो है मजबूरी बस इनको भाग के जो है इंग्लैंड छोड़ना पड़ता है, क्योंकि इंग्लैंड में इनके जो है इनके राजनीतिक दुश्मन हो जाते हैं। इनको ये लगता है कि अब इंग्लैंड मेरे लिए सेफ नहीं रह गया। एक भागकर अपनी मैरी सेली को लेकर, और मैरी सेली की जो सिस्टर थी, एक मैरी सेली की सिस्टर है, उनका नाम था क्लैरे। इनकी एक सिस्टर थी क्लैरे। क्लैरे के साथ ही जो है ये अपनी वाइफ को और क्लैरे को, भाई अपने तो जा रहे हैं, अपनी साली को भी कहेंगे चलो तुम भी चलो हमारे साथ। ठीक है ना, विचार इनके बहुत उत्तम तो थे ही इन सब मामले को लेकर। तो इन्होंने क्या कहा कि क्लैरे को लेकर भी
चले जाते हैं, इटली रूम चले जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर इनके साथ जो है इनको वहाँ पर इनके साथ जो है बायरन वगैरह भी इनके खास दोस्त भी हुआ करते थे। कि बायरन और हंट जो है, ले हंट जो है, ये लोग इनके बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। विलियम से पीवी शेली के ये लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे, ठीक है ना। बायरन को भी याद जानते, ये भी बहुत अच्छे पोएट थे, इनकी ये भी बहुत अच्छे पोएट थे। बायरन और ले हंट वगैरह ये लोग बहुत अच्छे उस रोमांटिक एज के बहुत फेमस पोएट में थे। तो भाई पोएट ये भी थे, तो इन लोगों के विचार काफ़ी अच्छे थे। और ये लोग जो है रोम में जो है भाई, ठीक है ना, भारत में जो थे ये भी विरोधी स्वभाव के व्यक्ति थे, जैसे इनका नेचर था, ठीक है ना। ये लोग उसी स्वभाव के व्यक्ति थे, जैसे बायरन भी उसी नेचर के व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो ये लोग जो है कहाँ रहते हैं, इटली में रहते हैं, रोम में रहते हैं। वहाँ से अपनी पोएम पब्लिश करते हैं, अपना काम वहाँ से चालू करते हैं, ठीक है ना। हालांकि समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हो गई इनके साथ, क्योंकि परिवार को छोड़ के भागे हैं, किसी प्रकार कोई सपोर्ट नहीं है, काफ़ी सारी समस्याएं हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या होता है कि जो पहली पत्नी थी, उनकी जो सिस्टर थी एलिजा, उनके साथ उनके पहले दोस्त जो थे हॉग, उनके साथ उनका रिलेशन हो जाता है। बायरन है, बायरन का संबंध जो है इनके साथ हो जाता है, इनके साथ हो जाता है बायरन का संबंध। तीसरा क्लैरे के साथ का संबंध हो जाता है। क्लैरे और बायरन, इनके दोनों की इन दोनों ने शादी नहीं की थी, क्योंकि भाई देखिए इनका जो सिस्टम है वही चल रहा है। तो इनकी शादी नहीं की थी लोगों ने, लेकिन शादी न होने के बावजूद भी इनकी एक लड़की थी, और उस लड़की का नाम जो था, उस लड़की का नाम पहले जो है एल्बा नाम था, और एल्बा के बाद फिर उसका नाम जो है एल्वेरा, क्या नाम पड़ा उसका नाम, एलेग्रा पड़ा, उसका नाम एलेग्रा पड़ा, क्या नाम पड़ा, एलेग्रा नाम पड़ा। और इसका जन्म जो होता है, इसका जन्म 1817 में, ठीक है। अब इनकी लाइफ एक वहां पर थे, कहां पर, रोम में रह रहे थे, रोम में रह के अपना काम वहां पर कर रहे थे, अपनी पोएम वगैरह लिख रहे थे, ऐसा काम कर रहे थे। कहते हैं कि इनकी मृत्यु जो होती है, ये वहां पर रहते रहते इनकी एक जो है एक बार ठीक है, इसको करने के बाद फिर ये जो है इनकी मृत्यु जो होती है, इनकी जो डेथ होती है, वो डेथ इनकी जो होती है, वो डेथ इनकी इटली में गल्फ ऑफ ला स्पेजिया, गल्फ ऑफ ला स्पेजिया, इसमें कहते हैं कि एक जो है एडवर्ड विलियम, एक इनके दोस्त थे एडवर्ड विलियम के साथ एक बोट, उस बोट का नाम था डॉन जुआन, उस बोट का नाम था डॉन जुआन। ए और इनके दोस्त एडवर्ड विलियम दोनों लोग गल्फ ऑफ ला स्पेजिया में तैर रहे थे अपनी बोट से, बोट का सफर कर रहे थे, लेकिन उसी बोट के डूबने से इन दोनों लोगों की मृत्यु हो जाती है। किसकी पीवी शेली की और एडवर्ड विलियम की, दोनों लोगों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जो है, क्योंकि मृत्यु हो जाती है, इनकी जो डेड बॉडी थी वो मिलती है 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद इनकी डेड बॉडी मिलती है, मतलब इनकी बॉडी जो है एकदम गड़बड़ हो जाती है। बॉडी की पहचान जो है होती कैसे, इनकी वॉच से और इनकी पॉकेट मिलता है जॉन कीट्स की एक पोएम है लैमिया, जिसमें जो है लैमिया की कॉपी रहती है। इनकी उसमें जो है पॉकेट में वॉच मिलती है और लैमिया की जो कॉपी रहती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से इनकी पहचान होती है। और जब इनकी लाश वहाँ पर, तो भाई फ्रांस में थे, वहाँ इटली में थे, तो इटली में ही इनका अंतिम संस्कार होता है,
इनकी फनरल जो होती है वो वहीं पर होती है। और जब इनका वहाँ पर कहते हैं कि जब वहाँ पर इनकी होती है तो उस समय की मृत्यु के समय पर जो है हंट, ले हंट और वायरन और मैरी सेली ये 3 लोग ही वहाँ पर मौजूद रहते हैं। मैरी सेली ही वहाँ पर मौजूद रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब इनकी मृत्यु होती है, क्योंकि पूरा जीवन इन्होंने गॉड के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, इन्होंने सामाजिक मर्यादाओं को स्वीकार नहीं किया। वहाँ के लोग मीट वगैरह खाते थे, भाई नॉन वेजिटेरियन होते हैं इंग्लैंड के लोग। इन्होंने वहाँ की पद्धति को छोड़ते हुए इन्होंने अपने आप को नॉन वेजिटेरियन कंप्लीट कर लिया था। इन्होंने अपने आप को वेजिटेरियन घोषित कर दिया था, पूर्णतः वेजिटेरियन हो गए थे। 1813 में इन्होंने अपने आप को पूर्णतः वेजिटेरियन बना दिया था, इन्होंने मीट को त्याग दिया था। तो ये सारे विचार थे, इनके विचार जो है वहाँ के लोगों से बिल्कुल मैच नहीं करते थे। तो जब एडवर्ड पीवी शेली की जब मृत्यु होती है, और मृत्यु कब होती है कि 8 जुलाई 1822 को इनकी मृत्यु होती है। 8 जुलाई 1822 को ये लापता हो जाते हैं। इनकी डेड बॉडी नहीं मिलती, इनकी काफ़ी तलाश की जाती है। तो 10 दिन के बाद मतलब 18 जुलाई 1822 को इनकी डेड बॉडी मिलती है। और डेड बॉडी मिलती है तो डेड बॉडी मतलब इनकी जो डेड बॉडी थी बहुत एकदम गड़बड़ हो जाती है। तो जिसकी वजह से जो है इनकी पहचान होना मुश्किल हो रही थी। तो इनकी वॉच और लेमिया की कॉपी मिलने की वजह से इनकी पहचान होती है कि ये जो है पीवी शेली है। इनकी जब मृत्यु की खबर, जब इनकी लाश अंतिम संस्कार हो जाता है, इनकी मृत्यु की खबर जो है इंग्लैंड पहुंचती है। इनकी मृत्यु की खबर जब इंग्लैंड पहुंचती है तो इंग्लैंड की पत्रिका में, इंग्लैंड की मैगजीन में छपता है कि अब पीवी शेली को पता लगेगा कि गॉड है या नहीं। इस तरह जो है पीवी शेली का एक पूरा लाइफ ने पढ़ा, पूरी लाइफ के बारे में अच्छे से जाना। अब इनकी ठीक है ना, अब इनकी लाइफ से रिलेटेड जो छोटे छोटे पॉइंट है, काफ़ी पॉइंट ऐसे रहते हैं जो इनकी लाइफ में पढ़ते समय, किसी पोएट की लाइफ में पढ़ते समय कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो पॉइंट छूट जाते हैं। तो जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आपके एक बिल्कुल कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को बैक करके आप देखेंगे, आप काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि हमने आपको जो है एक केवल लाइन नहीं बताया, बल्कि पूरी स्टोरी जो है एक कहानी के माध्यम से बताया है। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पीवी शेली की लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट जो इनकी बायोग्राफी को पढ़ते समय छूट जाते हैं, जिनके बारे में हम नहीं चर्चा कर पाते हैं, हम लोग चर्चा नहीं कर पाते। तो वो सारे छोटे छोटे पॉइंट जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, उन पॉइंट के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो क्लास आपको कैसे लगी, इसको आप कमेंट करके और भी लाइक करके जरूर शेयर करिए, ठीक है ना। और अगर क्लास को, वीडियो को, अपने चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में पीवी शेली की लाइफ से रिलेटेड सारे टॉपिक लेकर, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको उसमें दिया गया।